तो आज का जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च इन्फेक्शन दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसकी रिपोर्ट्स को लेकर। और ख़ास करके ये मैं जो सेशन कर रही हूँ ये मैं उन पेशेंट्स के लिए कर रही हूँ जब मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस करती हूँ, तो उस दौरान मेरे पास इस तरीके के बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया कर रही हूँ। और ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे शहरों से इस तरीके के केसेस मेरे पास आ रहे हैं जिसमें टॉर्च इन्फेक्शन की रिपोर्ट को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और पेशेंट्स खुद कंफ्यूज हैं कि उनको शायद उनके डॉक्टर बहुत अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। तो आज उन सब के लिए मैं ये सेशन करी हूँ और मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी यूट्यूब में। और वो सारे लोग जो इसे नहीं देख पा रहे हैं या इसे सही से नहीं समझ पाएंगे तो वो प्लीज़ आप सब जाकर यूट्यूब में इस सेशन को ज़रूर से वॉच कीजिएगा। तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में। तो टॉर्च इन्फेक्शन दोस्तों क्या होता है? टॉर्च TORCH टॉर्च। आपको बहुत सारे डॉक्टर्स, अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रही है तो कई सारे डॉक्टर्स आपको टॉर्च इन्फेक्शन के लिए रखते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि टॉर्च होता क्या है, टॉर्च इन्फेक्शन क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, टॉर्च इन्फेक्शन मतलब क्या है। तो टॉर्च TO डिनोट्स टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन, देन R डिनोट्स रूबेला इन्फेक्शन। ध्यान से सुनिएगा, TO डिनोट्स टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन, R डिनोट्स रूबेला इन्फेक्शन, जो कि एक खतरनाक इन्फेक्शन होता है। खतरनाक इन द सेंस इससे बच्चे में काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, काफ़ी खतरनाक एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं रूबेला इन्फेक्शन की वजह से। सो रूबेला इन्फेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। सो TO डिनोट्स टॉक्सोप्लाज्मा, R डिनोट्स रूबेला इन्फेक्शन। सो टॉर्च, C डिनोट्स साइटोमेगैलोवायरस एंड H डिनोट्स हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। सो टॉर्च का फुल फॉर्म है ये इन्फेक्शन। सो टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन, रूबेला इन्फेक्शन, साइटोमेगैलोवायरस इन्फेक्शन एंड हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन। सो दोस्तों मैं ये आज सेशन क्यों लेकर आई हूँ, इसके बारे में मैं आपको आज बताना ज़रूरी समझ रही हूँ। क्योंकि आप जब मेरे पास आते हो या फिर आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो तो डेफिनेटली वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता है, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ में पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस रिपोर्ट को लेके कंफ्यूज्ड हैं। और मेरे पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो ठीक होने के बावजूद, रिपोर्ट्स ठीक है उसके बावजूद भी पेशेंट्स के अंदर कंफ्यूजन है और कहीं कहीं पे उनको वैक्सीन्स भी लगा दी गई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको जागरूक करना और आपको इसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो टॉर्च इन्फेक्शन दोस्तों क्या है कि अगर देखिए, वैसे इसको रूटीन अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो उसको रूटीन चेकअप में इंक्लूड नहीं किया गया है कि आपको टॉर्च इन्फेक्शन का टेस्ट कराना चाहिए रूटीनली, ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए तो रूटीनली आप टॉर्च इन्फेक्शन का टेस्ट कराओ। लेकिन अगर आप कराते हो तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इससे अबॉर्शन होने का खतरा होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर टॉर्च इन्फेक्शन है, जैसे मैंने आपको बोला कि रूबेला इन्फेक्शन अपने आप में एक खतरनाक इन्फेक्शन होता है। खतरनाक इन द सेंस कि इससे बच्चे में काफ़ी एबनॉर्मलिटीज़ होने का खतरा होता है अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये इन्फेक्शन हो जाता है तो इसलिए अगर आप चाहो, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो एक बार टॉर्च टेस्ट करा के देख सकते हो। बट जैसा मैंने आपको कहा कि ये रिकमेंडेशन में नहीं है कि आप रूटीन प्रोसीजर में टॉर्च इन्फेक्शन कराओ, बट ये पेशेंट की चॉइस हो, आप अपनी चॉइस में इंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आप एक बार टॉर्च टेस्ट करा के देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं अभी इन चीज़ों को बताने के लिए नहीं आई हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और बताने के लिए आई हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि रिकरेंट अगर आपको अबॉर्शंस हो रहे हैं और आपने टॉर्च इन्फेक्शन एक बार कराया और आपको रिकरेंट अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से रिकरेंट अबॉर्शंस नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको टॉर्च इन्फेक्शन हो रहे हैं तो बार बार आपको टॉर्च का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर रिकरेंट अबॉर्शंस है तो उसके लिए टॉर्च इन्फेक्शन जिम्मेदार नहीं होता है, तो बार बार आपको टॉर्च टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं बता रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिए, आप अपनी रिपोर्ट को खुद से पढ़ना सीखिए। देखिए, टॉर्च टेस्ट जिन लोगों ने कराया हुआ है वो लोग प्लीज़ अपनी रिपोर्ट खोले और इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें। देखिए, अभी कोरोना के वक्त में भी हमने कुछ टेस्ट कराए थे। जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव आया, RT-PCR आपने कराया, वो लोग तो खैर ठीक हैं, लेकिन जिनको नहीं हुआ या जिनको सिम्टम्स नहीं आए उन लोगों ने एंटीबॉडी टेस्ट कराया ये जानने के लिए कि क्या उनको कोरोना इन्फेक्शन हुआ। तो व्हाट वाज दैट एंटीबॉडी? दैट वाज मेनली IgG, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन G।
तो वो आपको क्या बताता है, आईजीजी क्या बताता है? आईजीजी आपको पास्ट इन्फेक्शन बताता है। ध्यान से सुनिएगा, आईजीजी आप जब भी किसी इन्फेक्शन के लिए कराते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट, आईजीजी टेस्ट कराते हैं, तो आईजीजी टेस्ट आपको पास्ट इन्फेक्शन बताता है, वो आपको प्रेजेंट इन्फेक्शन नहीं बताता। कोरोना केस में भी अगर आपने आईजीजी टेस्ट कराया तो वो आपको क्या बताया उसने, कि आपको पास्ट में इन्फेक्शन कोरोना का हो चुका है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके टॉर्च इन्फेक्शन की। अगर आपने टॉर्च टेस्ट कराया और अगर आपका टॉर्च टेस्ट में सबके आईजीजी पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि आपका टॉक्सोप्लाज्मा का आईजीजी पॉजिटिव है, अगर आपका रूबेला का आईजीजी पॉजिटिव है, अगर आपका साइटोमेगैलोवायरस का आईजीजी पॉजिटिव है, अगर आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स का आईजीजी पॉजिटिव है, देन यू आर सेफ। ध्यान से सुनिए, अगर आईजीजी पॉजिटिव है इन सबका तो आप सेफ हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, खास करके रिमोट एरियाज में पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं उन सबको ये संदेश दे रही हूँ कि आप अपने रिपोर्ट को खुद से पढ़ना सीखिए कि अगर से टॉर्च टेस्ट में आपका टॉक्सोप्लाज्मा आईजीजी पॉजिटिव है, अगर आपका रूबेला का आईजीजी पॉजिटिव है, अगर आपका साइटोमेगैलोवायरस का आईजीजी पॉजिटिव है, अगर आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का आईजीजी पॉजिटिव है और आपके इन सारी चीजों के आईजीएम नेगेटिव है, देन दैट मीन्स कि आपको प्रेजेंट में कोई इन्फेक्शन नहीं है, आपको पास्ट में इन्फेक्शन हो चुका और आप उससे रिकवर हो चुके। नाउ यू आर सेफ, यू कैन गो फॉर प्रेगनेंसी। अननेसेसरली आपको उसके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। तो अपनी रिपोर्ट को खुद से पढ़ना सीखिए। वो सारे लोग जो जबरदस्ती इन सबके आईजीजी पॉजिटिव होने के बावजूद भी जो लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं, हाँ मैं जानती हूँ कि आप अपने से नहीं करा रहे हैं, आपको एडवाइस किया जा रहा है, तो प्लीज आप इन चीजों को समझें कि अगर आपका आईजीजी पॉजिटिव है दैट मीन्स यू आर सेफ। लेकिन अगर आपका आईजीएम पॉजिटिव है, आईजीजी नेगेटिव है, दैट मीन्स यू हैव गॉट इन्फेक्शन, तो आप वैक्सीनेट कराइए। अगर आपका टॉर्च कराते हो और आपका अभी दोनों ही नेगेटिव है तो भी आप अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हो, यानी कि आपको अभी तक इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं प्रेगनेंसी में। और अगर इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में होता है तो जैसे मैंने आपको कहा कि रूबेला इन्फेक्शन काफी खतरनाक होता है, खतरनाक इन द सेंस कि वो आपके बच्चे में काफी एबनॉर्मलिटीज पैदा कर सकता है। तो अगर आप टॉर्च इन्फेक्शन इन केस प्रेगनेंसी से पहले कराते हो टॉर्च इन्फेक्शन का टेस्ट, और अगर आपका आईजीजी एंड आईजीएम दोनों नेगेटिव आता है तो उस केस में आप इसके लिए वैक्सीनेट करा सकते हो। ये आपको क्या कह रहा है कि आप अभी तक इस इन्फेक्शन से एक्सपोज नहीं हुए हो। तो अगर आप इन केस प्रेगनेंसी में एक्सपोज हो जाते हो तो फिर आप की प्रेगनेंसी इससे अफेक्ट हो सकती है, यानी कि आपका बेबी इससे अफेक्ट हो सकता है। और अफेक्ट होने से मतलब मेरा यहाँ पे क्या है, देखिए होने को हो सकता है कि थोड़ा बहुत अफेक्शन हो, बेबी का ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है बेबी का थोड़ा बहुत अफेक्शन हो, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो, लेकिन नहीं होने को बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, यानी कि बेबी की एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, बेबी के बॉडी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, हाइड्रॉप्स हो सकता है, यानी ब्रेन में पानी भर सकता है, बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। तो अगर आप अपने प्रेगनेंसी से पहले ये टेस्ट करा रहे हो और अगर आईजीजी आईजीएम आपका दोनों नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स कि आप अभी तक इन इन्फेक्शन से एक्सपोज नहीं हुए हो, और अगर आप चाहो तो उनके लिए वैक्सीन लगवा सकते हो और उसके 3 महीने के बाद फिर प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि इसकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप हमेशा प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले टॉर्च टेस्ट कराओ ही। दैट इज योर चॉइस, अगर आप कराना चाहो तो करा सकते हो, और अगर ऐसी रिपोर्ट आती है तो आप अपने आप को वैक्सीनेट करा सकते हो, दैट इज अगेन योर चॉइस। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट में इस तरीके की चीजें आती हैं, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ एक रिपोर्ट्स आई हैं और पेशेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, उनको वैक्सीनेट भी किया जा रहा है बावजूद इसके कि उनका आईजीजी पॉजिटिव है, तो आपको वैक्सीनेशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इम्यून हो चुके हो। आपको रूबेला हो चुका है पास्ट में, प्रेजेंट में आपको रूबेला नहीं है क्योंकि आपका आईजीएम नेगेटिव है। आईजीजी पॉजिटिव मींस कि आपको पास्ट का इन्फेक्शन था, प्रेजेंट इन्फेक्शन नहीं है, तो आप ऑलरेडी इम्यून हो चुके हो, अभी आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आपको मिल चुकी है, दोबारा से आपको रूबेला नहीं हो रहा है, दोबारा से आपको टॉक्सोप्लाज्मा नहीं हो रहा है। तो प्लीज अपनी रिपोर्ट को खुद से पढ़ना सीखिए। कभी कभी आप कहीं गलत चले जाते हो और आपको शायद सही जानकारी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए मुझे लगा कि आज आपको टॉर्च इन्फेक्शन की रिपोर्ट के बारे में जानकारी दूं। तो वो सारे लोग जो रिमोट एरियाज में रह रहे हैं और अपनी रिपोर्ट को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज,
आज के बाद से अपनी रिपोर्ट को ओपन कीजिए और मेरी इस वीडियो को साथ में देखिए और देखिए कि आपके टॉक्सोप्लाज्मा की आईजीजी पॉजिटिव है या आईजीएम पॉजिटिव है। अगर आईजीजी पॉजिटिव है देन यू आर इम्यून, अगर आईजीएम पॉजिटिव है तो आपको फ्रेश इन्फेक्शन है, तो फिर यू शुड गो फॉर वैक्सीनेशन, आपको वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आईजीएम नेगेटिव है, आईजीजी पॉजिटिव है, टॉक्सोप्लाज्मा का आईजीजी पॉजिटिव है, आपका रूबेला का आईजीजी पॉजिटिव है, अगर आपका साइटोमेगालोवायरस का आईजीजी पॉजिटिव है, या फिर आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का आईजीजी पॉजिटिव है, तो फिर आप सेफ हो। अब यहाँ पे कुछ चीज बताती चलूं। अब जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होती है, लेकिन अगर अभी आपकी आईजीजी पॉजिटिव है तो अभी के लिए आप सेफ हो और आप यू कैन गो फॉर प्रेगनेंसी। देयर इज नो नीड ऑफ एनी मेडिकेशन, देयर इज नो नीड ऑफ एनी वैक्सीनेशन राइट नाउ। लेकिन ये रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मा, साइटोमेगालोवायरस, इन सब के लिए आप इम्यून हो चुके हो और आपको किसी मेडिसिन, किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। एंड प्रेजेंटली आपको हर्पीस के लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की बात कर रही हूं मैं, तो इसके लिए भी प्रेजेंटली परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आईजीजी पॉजिटिव है। लेकिन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की जहां तक बात है, ये आपको बाद में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका आईजीजी अभी पॉजिटिव है तो ये हमेशा के लिए पॉजिटिव रह सकता है, ये आपको बाद में जाके फिर से हर्पीस हो सकता है। तो जब दोबारा बाद में हर्पीस होगा तो दोबारा से देखा जाएगा। लेकिन अभी अगर आईजीजी पॉजिटिव है दैट मीन्स दिस इज योर बेस्ट टाइम, यू आर इम्यून, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, किसी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरीली आप वैक्सीनेशन नहीं कराओ। और अगर आप, एक चीज और बता दूं, अगर आप आईजीजी पॉजिटिव हो, आपने वैक्सीनेशन लिया है, तो मैं आपको रिकमेंडेशन ये देती हूँ कि अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो इट्स बेटर कि आप 3 मंथ्स वेट करने के बाद प्रेगनेंसी प्लान करो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। और अगर से आप वैक्सीनेट नहीं हो रहे हो तो रफली ये इन्फेक्शन अपने आप 3 मंथ्स के बाद खत्म हो जाते हैं और आपका आईजीजी नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। तो या तो आप वेट कर लो और जब आपका ये इन्फेक्शन आईजीएम नेगेटिव हो जाए और आईजीजी पॉजिटिव हो जाए देन यू कैन प्लान फॉर प्रेगनेंसी, देन यू कैन गो फॉर प्रेगनेंसी। सो आई होप कि आपको मेरी इस आज एक शॉर्ट सेशन से आपको अपने टॉर्च इन्फेक्शन के बारे में समझ में आया होगा और आप इससे कुछ हद तक अपनी जानकारी इससे ले पाए होंगे। और वो सारे पेशेंट्स जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, देखिए ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप टॉर्च इन्फेक्शन कराओ, क्योंकि ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये रूटीन टेस्ट में शामिल होना चाहिए। लेकिन अगर आप इनफर्टिलिटी के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो अगर आप कराना चाहो तो करा सकते हो। और अगर आपका ये दोनों नेगेटिव आता है तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को इम्यूनाइज करा लो, एटलीस्ट मतलब अपने आप को वैक्सीनेट करा लो एटलीस्ट रूबेला के लिए, क्योंकि रूबेला का इन्फेक्शन आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। बट अगर आपके उसके लिए इम्यून आते हो, आप आईजीजी पॉजिटिव जैसा मैंने आपको बताया, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर यू। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये सेशन पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मैं अगले फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो मैं अपने ओपीडी में देखूंगी और मुझे लगेगा मैं अपने ऑनलाइन सेशंस में देखूंगी जिनमें मुझे लगेगा कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वहाँ पे उनको शायद ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो वो मैं आप सबको वो जानकारी देने की कोशिश करूँगी। ये इस तरीके के मेरे पास केसेस कई सारे अभी आए, पिछले हफ्ता 10 दिन में मेरे पास 4-5 केसेस आए जिसमें रिमोट एरियाज में पेशेंट्स काफ़ी परेशान हैं अपनी रिपोर्ट्स को लेकर। और इनफैक्ट इनमें से कई पेशेंट्स तो ऐसे थे कि इन रिपोर्ट्स के बावजूद, यानी कि अच्छी रिपोर्ट्स के बावजूद उनको वैक्सीनेट किया गया। तो मुझे लगा कि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबको इसके लिए बताऊं और आपको जागरूक करूं ताकि आप अपनी रिपोर्ट्स को खुद से पढ़ पाओ। सो आई होप कि आप सब ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो आपकी पीसीओएस पीसीओडी स्पेशलिस्ट, आपकी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शबनम, मैं आपसे दोबारा से लाइव जुड़ूंगी ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके पीसीओएस के लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपकी इनफर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ूंगी। अभी के लिए अपना ध्यान रखें और वो सारे पीसीओएस एंड पीसीओडी पेशेंट्स आप अपना बिल्कुल ध्यान रखें, खास करके ओबीस पेशेंट्स। नो वाइट थिंग्स, प्लीज़ वाइट चीज़ों से दूर रहिए। मैंने अपने पहले सेशंस और सेकंड सेशंस, कई सारे सेशंस में आप सबको वार्न किया है। वो सारे ओबीस पेशेंट्स और वो सारे पीसीओएस पेशेंट्स प्लीज़ अपनी डाइट में जो भी वाइट चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों से दूर रहिए। तो डॉक्टर शबनम है तो पीसीओएस की बात करेंगी और पीसीओएस डाइट की भी बात करेंगी। तो वाइट चीज़ों से प्लीज़ दूर रहिए ताकि आपका वेट जो है वो बैलेंस में रहे। अब
आप वापस से सोचिएगा कि आप अपनी डाइट में वाइट चीज़ें क्या क्या लेते हो, क्योंकि मैं वापस से रिपीट नहीं कर रही हूँ। आपको इसको जानने के लिए मेरे दूसरे जो मैंने पहले सेशंस किए हुए हैं, उन सेशंस में जाके देखना होगा कि आप अपनी डाइट में वाइट चीज़ें क्या ले रहे हो। तो अभी आप सोचो पहले कि आप अपनी डाइट में वाइट क्या क्या लेते हो, आप अपने मेजर सोर्सेज वाइट क्या क्या लेते हो, आप अपनी डाइट से वाइट चीज़ें निकाल दो। तो आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मैं वापस से जुड़ूंगी। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे और मैं फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलूंगी। आप सब मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस एंड ऐसे ही अच्छे टिप्स आपके लिए लाती रहूं। और मैं ज़रूर फिर मुझे ऐसा कुछ लगेगा कि आपको बताना चाहिए, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना चाहिए, तो मैं फिर किसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे। आप सब अपनी सेहत का ध्यान रखिए।